Assalamu alaikum and welcome to the session. In today's session, we will talk about discourse as expounded by John Flowerdew. In today's session, we will first define what is discourse and then we will talk about discourse analysis and discourse studies and how both terms are different from each other. First, what is discourse? There are various usages and there are various definition of discourse, but broadly speaking, discourse is a language in its context of use. हम ये कहते हैं कि डिस्कोर्स जो है वो इट इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज बट लैंग्वेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा होता है। और मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज अबव द लेवल ऑफ सेंटेंस, यानी कि लैंग्वेज को हम उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसके बियॉन्ड देखते हैं। दिस इज़ डिस्कोर्स। जब हम डिस्कोर्स को या लैंग्वेज को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कोर्स को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब डिस्कोर्स कैसे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है? बिकॉज इट इम्बाइब्स बोथ लिंग्विस्टिक नॉलेज एज वेल एज सोशल नॉलेज। अब डिस्कोर्स के अंदर लिंग्विस्टिक्स नॉलेज भी है और उसके साथ साथ इसका सोशल नॉलेज होगा, तब एक डिस्कोर्स जो है वो जनरेट होगा और एक डिस्कोर्स को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब लिंग्विस्टिक्स नॉलेज हमें पता है कि इट इज़ ऑल अबाउट ग्रामर, वोकेबलरी एंड हाउ टू स्ट्रक्चर अ कन्वर्सेशन और रिटन टेक्स्ट। जब भी हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हमें उसकी ग्रामर, उसके वर्ड्स, वोकेबलरी और उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए और उसके साथ साथ सोशल नॉलेज भी हम हो हमारे पास। अब सोशल नॉलेज क्या है? अगर हमें एक लैंग्वेज का यूजेज आता है, उसकी ग्रामर आ रही है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से हम वेल अवेयर हैं, तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमने किस किस्म के अटरेंसेस जो है वो यूज़ करने हैं, यानी कि what is the appropriateness of using language in different context. अब language is not something that is just restricted to grammar and vocabulary. It is beyond grammar and vocabulary. ठीक है, हम डिस्कोर्स को या लैंग्वेज को कभी भी कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं कर सकते। अब language is not a separate entity. It cannot be isolated from its context. तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हमें क्लियर हो गया कि ये लिंग्विस्टिक नॉलेज भी है और ये सोशल नॉलेज भी है, यानी कि एक लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने का, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस क्रिएट करने का नॉलेज और सोशली अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ दैट लैंग्वेज, यानी कि हमने कौन से अटरेंसेस या कौन से वर्ड्स जो है वो किन सिचुएशंस में यूज़ करने हैं, इसको कहते हैं सोशल नॉलेज। डिस्कोर्स को दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक स्मॉलर डी के साथ और दूसरा कैपिटल डी के साथ। अब स्मॉलर डी के साथ जब हम डिस्कोर्स लिखते हैं तो इट इज़ लैंग्वेज यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट एंड अबव द लेवल ऑफ सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर हम जब स्मॉलर डी के साथ लिखेंगे तो हम सिर्फ डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि discourse in its context of use and it is beyond its structure or it is beyond the level of sentences. On the other hand, when we use discourse with capital D, so here we mean specialized knowledge and language used by a particular social group, यानी कि कुछ ख़ास ग्रुप्स के दरमियान जो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या लैंग्वेज का यूज़ है उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है,
or in other words, ideas and how they are articulated in the society, such as discourse of environmentalism, discourse of feminism. अब कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे नॉलेज क्रिएट किया गया है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के दरमियान, वो उसको डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एनवायरमेंटलिज्म की बात करते हैं, इसी तरह से हम फेमिनिस्ट डिस्कोर्स की बात करते हैं, हम पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स की बात करते हैं, हम इको क्रिटिकल डिस्कोर्स की बात करते हैं। अब ये सारे के सारे जो नॉलेज है, और ये एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप इन नॉलेज को, इन आइडियाज़ को यूज़ करता है, और ये अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहा होता है जो लोग इस डिस्कोर्स को यूज़ करेंगे। डिस्कोर्स एज अ यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड capital discourse as a means of knowledge and ideas which are articulated in the society. अब हम देखते हैं कि डिस्कोर्स स्टडीज़ और डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या फ़र्क है। डिस्कोर्स एनालिसिस एक ओल्डर टर्म है। ज़्यादातर पहले डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ किया जाता था, और जब हम डिस्कोर्स एनालिसिस टर्म यूज़ करते हैं तो हम इसके स्कोप को लिमिट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो एक मेथड है, और मेथड क्या है? इट इज़ मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। तो जब भी हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम लोग डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। और जो न्यू टर्म है, और इसमें एक ब्रॉडर इसकी इम्प्लीकेशन भी है, स्कोप भी है, वो है डिस्कोर्स स्टडीज़। क्यों? क्योंकि डिस्कोर्स स्टडीज़ जो है वो एक डिसिप्लिन है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसके अंदर हम जनरल डिस्कोर्स की फॉर्मेशन और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। और डिस्कोर्स स्टडीज़ जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू लिंग्विस्टिक्स। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जब हम डिस्कोर्स स्टडीज़ या डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, तो आम तौर पर लोग इसको क्लोजली एसोसिएट कर देते हैं लिंग्विस्टिक्स तक, जबकि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू लिंग्विस्टिक्स ओनली। इट इम्बाइब्स interdisciplinary or multiple disciplines such as anthropology, business studies, communication studies, cultural studies, educational studies, environmental studies, law, literary studies, media studies, philosophy, politics, psychology, sociology, and many more. So, discourse studies is not just limited to लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स। अगरचे डिस्कोर्स स्टडीज़ जो है वो एक डिस्कोर्स, एक नॉलेज प्रोडक्शन विच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कोई भी डिस्कोर्स जो है वो क्रिएट होता है तो वो लैंग्वेज की बेस पे हो रहा होता है। तो स्टडी हम लैंग्वेज को ही करते हैं, लेकिन इसको हम लिमिट नहीं कर सकते सिर्फ लिंग्विस्टिक्स तक। हम मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है वो डिस्कोर्स को स्टडी करते हैं। जब हम लोग डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करते हैं, तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एनालिसिस होता है। यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस में एम्फेसाइज डिस्कोर्स स्ट्रक्चर एंड डिस्कोर्स फंक्शन। तो जब हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस लुक्स एट हाउ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर हेल्ड टुगेदर इन कोहेरेंट यूनिट्स। ठीक है, हम एक लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं कि कैसे लैंग्वेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया है और एक कोहेरेंट यूनिट कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा होता है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो टेक्स्ट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। तो जब भी हम एनालिसिस किया जाता है तो हम उस टेक्स्ट को उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ब्रेक डाउन उसका किया जाता है, और फिर हम उनको एनालाइज करते हैं डिफरेंट यूनिट्स को। These parts are based
ऑन टॉपिक्स एंड टर्न्स एट स्पीकिंग इन स्पोकन डिस्कोर्स। जब हम स्पोकन डिस्कोर्स की बात करते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि टॉपिक्स को देख रहे होते हैं और उसमें हम लोग स्पीकिंग या कन्वर्सेशन के दौरान जो टर्न्स हैं उनको देख रहे होते हैं। लेकिन हम रिटन डिस्कोर्स के अंदर हम पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस और प्रपोजिशंस वगैरह इन चीज़ों को देखते हैं जब भी हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे होते हैं while doing discourse analysis. On the other hand, it is also about functional analysis, यानी कि हमने देखना है कि कैसे एक डिस्कोर्स फंक्शन कर रहा होता है, उसके मीनिंग्स क्या हैं। It looks at particular meanings and communicative forces associated with what is said or written. यानी कि जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके क्या मीनिंग्स हैं या उसकी क्या कम्युनिकेटिव फोर्सेस हैं जो एसोसिएट हुए हुए होते हैं उस डिस्कोर्स के साथ। इट एम्फेसाइजेस ऑन कम्युनिकेटिव एक्शन। इन एसेंस, हाउ इज़ लैंग्वेज यूज्ड परसुएसिवली। हमने देखना है कि लैंग्वेज कैसे परसुएसिवली यूज़ की जा रही होती है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ पोलाइट, किस किस्म की लैंग्वेज जो है वो पोलाइट है, कौन सी लैंग्वेज रूड है, कौन सी न्यूट्रल है। अब लैंग्वेज कैसे फंक्शन कर रही होती है, हाउ डू पीपल एक्सरसाइज पावर थ्रू देयर यूज़ ऑफ लैंग्वेज, व्हाट कैन बी द हिडन मोटिवेशंस बिहाइंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। और हम ये भी देखते हैं कि सर्टेन जो यूजेज है लैंग्वेज का उसका उसके हिडन मोटिवेशंस क्या हो सकते हैं, उसके हिडन मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक साइड पर डिस्कोर्स एनालिसिस करते हुए एक साइड पर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ लैंग्वेज के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर किया जा रहा है उनको देखते हैं, उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके ईच पार्ट को जो है वो सेपरेटली एनालाइज करते हैं रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर। और दूसरी साइड पर जब फंक्शनल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जी इनके क्या कम्युनिकेटिव फोर्सेस क्या हैं, इसके मीनिंग्स क्या हैं, अपरेंट या हिडन मीनिंग्स क्या हैं, या कौन सी लैंग्वेज को हम परसुएसिव, पोलाइट, रूड कहते हैं। तो ये क्या होगा, फंक्शनल एनालिसिस होगा। Functional analysis also looks at various discourse, genres, letters, reports, academic essays, articles, etc., and how language is used by particular social groups, teachers, politicians, business people, etc. यानी कि हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल एनालिसिस में हम लोग डिफरेंट जो जनराज हैं जैसे लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एकेडमिक एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जी कैसे लैंग्वेज यूज़ की जाती है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की सोसाइटी में। जैसे टीचर्स किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, और बिजनेस पीपल की लैंग्वेज जो है वो इन सब से डिफरेंट होती है। Furthermore, functional analysis is qualitative rather than quantitative. जब हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में ये कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डेटा, यानी कि वी गो फॉर क्वांटिटी और क्वांटिफाइबल डेटा। जैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चरल की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, तो वो टू मच एक्सटेंट इट इज़ क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि हम लोग वर्ड्स पे, उन वर्ड्स की क्वांटिटी पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जो फंक्शनल एनालिसिस है इसमें हम लोग क्वालिटी देख रहे होते हैं, हम लोग वर्ड्स या डिस्कोर्स या लैंग्वेज का क्या फंक्शन है, उसके क्या मोटिवेशंस हैं, कोई हिडन मोटिवेशंस हैं। तो लिहाजा इसको हम लोग कहेंगे कि इट इज़ मोर क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव। डिस्कोर्स एनालिसिस में फोकस ऑन एनी सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट, स्पोकन, रिटन। डिस्कोर्स एनालिसिस हम किसी भी टेक्स्ट पर कर सकते हैं, आइदर इट इज़ रिटन और spoken. It also extends to multimodal discourse where written and or spoken text is combined with visual
or oral dimensions such as television programs, मूवीज़, एडवर्टीजमेंट्स एक्सेट्रा। अब इसमें हम लोग मल्टी मॉडल डिस्कोर्स भी ले सकते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास रिटन और स्पोकन दोनों डायमेंशंस होती हैं एक टेक्स्ट की। जैसे कोई टेलीविज़न प्रोग्राम है या कोई मूवी है या कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह हो। इट इज़ कंडक्टेड इन मैनी फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़, इन एसेंस इनफॉर्मल कन्वर्सेशन एंड इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल एरिना, लॉ, हेल्थ केयर, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी एक्सेट्रा। अब ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ में भी कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि इनफॉर्मल कोई भी कन्वर्सेशन हो उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं, और हम कोई भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो, जैसे अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन है या कोई लॉ से रिलेटेड है या कोई हेल्थ केयर या बिजनेस या कोई ब्यूरोक्रेसी से है, तो हम उन डिस्कोर्सेस को भी एनालाइज कर सकते हैं। अब ऑन द अदर हैंड वी हैव डिस्कोर्स स्टडीज़। डिस्कोर्स स्टडीज़ जो है इट इज़ लैंग्वेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़। कॉन्टेक्स्ट मीन्स सिचुएशन। जब हम लोग कहते हैं कि डिस्कोर्स स्टडीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, कंटेक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन utterance वी नीड टू नो द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द सिचुएशन इन विच इट वॉज uttered। जब भी हम किसी भी utterance के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि हम उस पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं उस सिचुएशन के, उनको भी हम जानें जिस सिचुएशन के अंदर कोई भी utterance हैपन होती है। यानी कि एक एक सेंटेंस के मीनिंग्स को completely अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो utterance किस सिचुएशन में वाक़या हुई है। दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, फिजिकल एंड टेम्परल सेटिंग होगी, द पार्टिसिपेंट्स, स्पीकर और राइटर, लिसनर और रीडर, द पर्पसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीवाइज्ड, written, the attitude of the participants, the genre or type of speech, event, poem, lecture, sermon, etc., background knowledge pertaining to the participants। अब हमने ये देखना है कि जब जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं या जब हम लोग सिचुएशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये मुख्तलिफ फीचर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एक कॉन्टेक्स्ट को या एक सिचुएशन को जिसमें कोई भी डिस्कोर्स या कोई भी लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है। अब हमने देखना है कि हाउ डू फीचर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट सच एज दीज different features affect meaning and the analyst interpretation of meaning। हम देखते हैं कि ये जो फीचर्स हैं वो कैसे मीनिंग्स को और जो उसकी इंटरप्रिटेशन है मीनिंग्स की उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर जॉन फ्लावर ड्यू ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। जैसे सबसे पहले उसने एग्जांपल दी सिट डाउन। अब ये सिट डाउन जो है इसको हम लोग जब देखते हैं तो ये एक ऐसी एट्रेंस है जो अपने कॉन्टेक्स्ट या अपने जो पार्टिसिपेंट्स है इनके अकॉर्डिंग इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। यानी कि जब इसको अगर हम इंटरप्रेट करते हैं कि जी इट इज़ एन अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज़ स्पोकन बाय अ पेरेंट टू अ चाइल्ड। कोई भी एल्डर जब अपने यंगस्टर को कहेगा, जैसे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से कहेंगे तो सिट डाउन, तो ये अप्रोप्रिएट होगी। लेकिन अगर कोई एड्रेस करे ये अपने सुपीरियर को तो डेफिनेटली इट विल बी इंटरप्रेटेड एज रूड। ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल है दैट इज़ सी यू लेटर। अब ये जो सी यू लेटर है इसको CULATER से लिखा जाता है। अब ये
डिपेंड कर रही है डिफरेंट चैनल्स और पार्टिसिपेंट्स पे। अगर दो दोस्त बात कर रहे हैं और वो टेलीफोनिक या मोबाइल चैनल यूज़ कर रहे हैं और सी यू लेटर को इस तरह से लिखते हैं, तो फिर ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी बिजनेस लेटर के अंदर या कोई ऑफिशियल लेटर के अंदर इसको ऐसे लिखा गया, तो फिर ये इनअप्रोप्रिएट है और ये रूड होगी और ये अनएजुकेटेड कंसिडर की जाएगी। थर्ड एग्जांपल जो यहाँ पे लिखी गई वो है मेक श्योर यू फॉलो ऑल द रूल्स। अब अगर ये बात दो दोस्त कर रहे हैं, ठीक है, एक गेम के दौरान, और एक दोस्त दूसरे से कहता है कि मेक श्योर यू फॉलो ऑल द रूल्स, अब उसके माइंड में ये है कि उसका जो काउंटर पार्ट है गेम के अंदर, वो उस गेम्स के सारे रूल्स से वेल अवेयर है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी दिस पर्सन इज रिलाइंग ऑन द अदर पर्सन नोइंग व्हाट दीज रूल्स आर। तो इट एक्चुअली all about the background knowledge, a background knowledge of the addresser and the addressee। अब दोनों का एक बैकग्राउंड नॉलेज है और एक बंदा दूसरे पर इस बात पर रिलाई कर रहा है कि उसे भी इस गेम से मुतल्लिक जो रूल्स हैं वो मालूम है। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि कैसे जो है हम लैंग्वेज को जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं, कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्कशन है वो है डिस्कोर्स इज इंटरटेक्सचुअल। वन टेक्स्ट इज रिलेटेड टू अनदर टेक्स्ट और टेक्स्ट। इंटरटेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि एक टेक्स्ट जो है वो रिलेटेड है किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ या दूसरे टेक्स्ट्स के साथ। इंटरटेक्सुअलिटी लिंक्स आर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। हमारी डिस्कोर्सेज के अंदर जो इंटरटेक्सुअल लिंक्स हैं वो समटाइम्स आर एक्सप्लिसिट एंड समटाइम्स आर इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कहते हैं कि जो चीज़ क्लियर है, वाजे है, और इम्प्लिसिट वो कि जो क्लियर नहीं है। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट में कॉमन नॉलेज ऑफ रूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही बात करते हैं, जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और वो एक गेम से मुतल्लिक एक दूसरे से कहता है कि आप जो है वो रूल्स को फॉलो करना है। तो अब उसके माइंड में यही है कि वो जो रूल्स हैं वो उस दूसरा जो दोस्त है उसको उसके बारे में पता है। अब ये इंटरटेक्सुअलिटी है कि वो अपनी टेक्स्ट के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर किसी दूसरे टेक्स्ट को कोट कर रहा है, जैसे रूल्स को वो कोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली वो रूल्स, उस गेम से मुतल्लिक जो रूल्स हैं उनको वो रेफ़र कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो रेफरेंस है या जो इंटरटेक्सुअलिटी है ये एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी साइड पे जब हम लोग इम्प्लिसिट की बात करते हैं तो इम्प्लिसिट में ये कि समटाइम एलुजन्स आर मेड। ठीक है, एंड दीज एलुजन्स या दीज रेफरेंसेस आर नॉट क्लियर। ठीक है, अब क्लियर नहीं होते, लेकिन ये कि एक क्लू दिया जाता है, सजेस्ट किया जा रहा होता है। एलुजन्स, फॉर एग्जांपल एलुजन्स इन वर्क्स ऑफ आर्ट। बाज़ का ये होता है कि हम पोइट्री के अंदर या ड्रामा या नावल के अंदर हम किसी दूसरे टेक्स्ट को अलूड कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम लोग पैराडाइज लॉस्ट की को पढ़ रहे हैं, तो अब पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो है वो इम्प्लिसिट रेफरेंसेस हैं, समटाइम सैटन को, समटाइम क्राइस्ट को, समटाइम एडम को। अब ये सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं, एलुजन्स जो हैं, दीज आर implicit illusions। और intertextuality depends on background knowledge which is often culturally specific। अब जब भी हम लोग intertextuality की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि intertextuality जो है वो डिपेंड करती है
बैकग्राउंड नॉलेज पर। और ये जो बैकग्राउंड नॉलेज है, इट इज़ ऑफन कल्चरली स्पेसिफिक। और यही एक हिंड्रेंस है, ऑब्स्टिकल होता है सेकेंड लैंग्वेज यूजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज का जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो इम्बाइब्ड है उस लैंग्वेज के कल्चर से। इसलिए जो जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है उसे इन चीज़ों, इन एलुजन्स को, इन इंटरटेक्चुअल टेक्सचुअल लिंक्स को समझने में दिक्कत होती है। इसके बाद जो डिस्कशन है वो है डिस्कोर्स एंड कम्युनिकेशन। अब ये एक ओल्ड और एक मॉडल है, ओल्ड भी है और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है, जिसमें हमें पता चलता है कि जी डिस्कोर्स जो है वो कैसे कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन जो है वो कैसे हैपन हो रही होती है। सबसे पहले एक सेंडर होता है और वो अपने मैसेज को, आइडियाज़ को एनकोड करता है वर्ड्स के ज़रिए, और फिर उसके बाद वो एक चैनल यूज़ करता है और उस चैनल के ज़रिए वो इन एनकोडेड वर्ड्स को, जिसके अंदर एक मैसेज है, उसको वो ट्रांसमिट करता है और उसके बाद जो है वो रिसीवर के पास पहुंचता है, उसको वो डी कोड करता है। ठीक है, डी कोड मीन्स कि जैसे एक सेंडर ने अपने मैसेज को इनकोड किया और उसी के अकॉर्डिंग जो है रिसीवर उसको डी कोड कर रहा है, यानी कि उन मीनिंग्स को वो डिड्यूस करता है। अब ये क्या है? ये डिस्कोर्स एक कम्युनिकेटिव मॉडल के तौर पे जो है वो प्रेजेंट किया गया। लेकिन मॉडर्न टाइम के अंदर, ये स्पेशली डिस्कोर्स स्टडीज़ के अंदर जो है वो दिस इज़ नॉट द केस विद डिस्कोर्स। क्यों? क्योंकि डिस्कोर्स इसके बियॉन्ड है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि डिस्कोर्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर सेंडर एनकोडर और फिर चैनल और फिर रिसीवर को जब मैसेज मिला और उसने डिकोड किया, ये जो डिकोडिंग है या उस मैसेज को डिड्यूस करना है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज है, डिस्कोर्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। हमने ये देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये सेंडर ने मैसेज को एनकोड करके ट्रांसमिट किया और रिसीवर उसी सूरत में उसको डिकोड करने में कामयाब होगा और कंप्लीटली या उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में सक्सेसफुल उसी सेंस में होगा जब रिसीवर को पता होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये मैसेज भेजा गया, तभी उसे उसके मीनिंग्स की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। लास्ट में कम्युनिकेशन, डिस्कोर्स एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब इस मॉडल के अंदर जो है हम देखते हैं कि डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस जो है वो सेंटर में है और बाकी जो कॉम्पिटेंसेस हैं वो सारी की सारी इस डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के ही इर्द गिर्द घूम रही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सोशियो कल्चरल कॉम्पिटेंस। अब डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस इट इम्बाइब्स सोशियो कल्चरल कॉम्पिटेंस, also formulaic competence, then interactional competence and linguistic competence। अब ये सारी की सारी जो competence है, अभी हमें पता है कि linguistics है तो वो हमें ग्रामेटिकल या ग्रामर या रूल्स हैं एक लैंग्वेज के। सोशियो कल्चरल कॉम्पिटेंस ये कि हमें एक सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी कॉम्पिटेंस, उनका नॉलेज भी होना चाहिए। फार्मूलेक समटाइम कुछ ऐसे चंक्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर जो जिनको हम लोग ग्रामेटिकल यूनिट्स के तौर पे नहीं कंसिडर कर रहे होते, उसको फार्मूलेक कॉम्पिटेंस कहते हैं। और इसी तरह से इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस या जो आपकी जो कन्वर्सेशनल कॉम्पिटेंस है, कैसे आप जो है वो कन्वर्सेट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, तो उसको इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब ये सारी की सारी कॉम्पिटेंस जो हैं वो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस को। तो डिस्कोर्स इज़ अ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस
where discourse competence imbibes different competence such as socio-cultural competence, formulaic competence, interactional competence, linguistic competence. Thank you.